नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न इंडिया ऑफिशियल में। आज का टॉपिक है संविधान, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन। आज का सब्जेक्ट है, आज का टॉपिक है संविधान, जो हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझेंगे। क्या इनके परिचय के बारे में जानेंगे दोस्त, इनके परिचय के बारे में जानेंगे, आइडेंटिटी के बारे में, और इनका जो फीचर्स है, विशेषता, इनका जो विशेषताएं हैं, इनके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या क्या इनका फीचर्स है और क्या क्या इनका विशेषताएं रहा है दोस्त। सबसे पहले देखते हैं भारत की संविधान। भारत का संविधान कैसा है दोस्त? तो भारत का संविधान लिखित संविधान है। लिखित संविधान मतलब रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का। और भारतीय संविधान विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्त। भारत का संविधान जो है विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। अब आते हैं कि ये संविधान कैसे बना, बनाने वाला कौन था। तो इनको बनाने वाला जो था, ये संविधान सभा के द्वारा। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया। अब जानते हैं कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई, ये कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। वो जो बैठक हुई थी, उनके अस्थाई अध्यक्ष, क्या? अस्थाई, टेम्परेरी प्रेसिडेंट, मतलब अध्यक्ष, टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन थे? तो ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इनके टेम्पररी अध्यक्ष थे। और 11 दिसंबर, जस्ट 2 दिन बाद, 11 दिसंबर 1946 को परमानेंट अध्यक्ष, मतलब कि अस्थाई अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो अस्थाई अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट अध्यक्ष के रूप में बनाया गया दोस्त। इनको एक बार देख लीजिए, इसको याद करते रहिएगा। ठीक है, चलिए, तो हम देख लिए हैं कि भारत का संविधान लिखित संविधान है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा संविधान है। ऐसे एक फैक्ट और जोड़ लीजिए कि भारत का जो संविधान है वो तो लिखित संविधान है, लेकिन सबसे पहला जो लिखित संविधान किसका हुआ? तो ये हुआ यूएसए, मतलब कि अमेरिका का सबसे पहले लिखा हुआ संविधान आया दोस्त। अब हम बात करते हैं कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, ठीक है, संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार कौन थे? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के रूप में कौन थे? तो ये बी.एन. राव। कौन थे? बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे थे। अब बात आती है कि संविधान कैसे कैसे बनेगा। तो इनके लिए एक समिति का गठन किया गया। उस समिति का नाम क्या था? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति
क्या बोलते हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, इसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, इसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो आज़ादी के 14 दिन बाद, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। उसके 14 दिन बाद 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की गठन हुआ। दोस्त, प्रारूप समिति कब गठन हुआ? तो याद रखिएगा, प्रारूप समिति का गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की गठन होती है। दोस्त, अब बात आती है कि संविधान अंगीकृत कब हुआ? अंगीकृत मतलब कि एक्सेप्ट कब किया गया? ठीक है, संविधान अंगीकृत कब हुआ, मतलब ऑफिशियली रूप से कब मान लिया गया? तो 26 नवंबर 1949 को ऑफिशियली मान लिया गया कि संविधान तैयार हो गया। और 26 नवंबर को ही हम क्या मनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, मतलब कि संविधान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं 26 नवंबर को। अब अंगीकृत किया गया तो फिर लागू कब हुआ? इन्फोर्समेंट कब किया गया? इसको संविधान को लागू कब किया गया? इन्फोर्समेंट कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को इनको लागू कर दिया गया। दोस्त, चलिए इन सारे फैक्ट्स को हम इमेज के द्वारा भी देख लेते हैं कि देख लीजिए, ये इमेज है। तो रिटेन भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है कैसा है? रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। और ये जो फ्रेम्ड किया गया था किनके द्वारा? इसको बनाने वाला था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा इसको बनाया गया था। फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। इनके बाद रिवाइज कर लेते हैं। टेम्पोररी चेयरमैन थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। परमानेंट प्रेसिडेंट मतलब अस्थाई अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, संविधान का सलाहकार कौन बन गए? तो BN राव, संविधान का सलाहकार BN राव। एवं ड्राफ्टिंग कमेटी कब फ्रेम्ड हुआ, कब बना? तो ये 29 अगस्त 1947 को बना था। और उसके चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इनका चेयरमैन हुए। कॉन्स्टिट्यूशन को कब एडॉप्ट किया गया, मतलब उसको अंगीकृत कब किया गया, स्वीकार कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। लेकिन इन्फोर्समेंट कब आया, मतलब कि इसको इन्फोर्स कब किया गया, केम इनटू इफेक्ट कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया। दोस्त, इनको याद रखिएगा। अब हम जानते हैं कि संविधान निर्माण करने में कितना दिन लगा। दोस्त, तो हम क्या देखने वाले हैं? संविधान निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, संविधान निर्माण की प्रक्रिया हम लोग देखने वाले हैं। तो संविधान निर्माण में जो कुल समय लगा, टाइम, ये कुल टाइम कितना लगा दोस्त? तो ये लगा 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था दोस्त। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था इसको निर्माण करने में। कुल सत्र कितने हुए? टोटल सेशन, तो कुल सत्र हुए थे इसमें कितना? कुल सत्र हुए थे 11 सत्र हुए। और संविधान सभा ने कुल कार्य किया कितना दिन? तो टोटल कार्य दे, ठीक है, इसको लिखिए,
टोटल वर्किंग डे, इनका टोटल कार्य दिवस कितना दिन था? तो इसका था 165 दिन इनका टोटल कार्य दिवस था। संविधान पर सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया? ठीक है, मेंबर्स के द्वारा साइन कब किया गया? सिग्नेचर कब किया गया मेंबर्स के द्वारा? तो मेंबर्स के द्वारा जो साइन किया गया वो 24 जनवरी 1950 को। कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को इस पर साइन कर दिया गया दोस्त, 24 जनवरी 1950 को। संविधान लागू होने की तिथि, ठीक है, मतलब कि इफेक्ट में कब हुआ, इन्फोर्समेंट कब हुआ? तो संविधान जो लागू हुआ ये कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया दोस्त। आखिर अब बात आती है कि 26 जनवरी को हम क्यों ही चुने? आगे पीछे भी कर सकते थे। तो इनके पीछे एक मुख्य कारण है दोस्त कि हम 26 जनवरी 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मना चुके थे। इसीलिए हम 26 जनवरी को अपना संविधान लागू किए दोस्त। चलिए, तो बस याद रखना है कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाते हैं? संविधान दिवस कब मनाते हैं? इनको बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो संविधान दिवस मनाते हैं हम लोग 26 नवंबर को। और पूछा जाएगा कि हम लोग कब से मनाते हैं? तो मनाते हैं 2015 से हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्त। आइए इन सारे फैक्ट्स को हम लोग अब इमेज के द्वारा भी इनको देखेंगे दोस्त और समझेंगे। देखिए टाइम कितना लगा इसमें? तो टाइम लगा 2 वर्ष 11 मंथ और 18 दिन। टोटल सेशन हुए 11 सेशन हुए। वर्किंग डे कितना रहा? तो 165 दिन। मेंबर कब साइन किया? तो 24 जनवरी 1950 को। इनको याद रखिएगा, 24 जनवरी 1950 को। और इस संविधान कार्य कब करने लगा? तो ये 26 जनवरी 1950 से ये काम करना शुरू कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन जो है 26 नवंबर को मनाते हैं और ये ऑब्जर्व कब किया गया? 2015 से। 26 जनवरी क्यों चूज किए, क्यों इसको रखे? तो क्योंकि हम पूर्ण स्वराज डे 1930 में 26 जनवरी को मना चुके थे दोस्त। अब नेक्स्ट, अब बारी आती है उद्देश्य प्रस्ताव की। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। क्या पढ़ेंगे दोस्त? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पढ़ेंगे हम लोग। रिजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। मतलब उद्देश्य प्रस्ताव, इसको क्या बोलते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव। क्या बोलते हैं उसको? उद्देश्य प्रस्ताव बोला जाता है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इनको प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति कौन था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति कौन था? तो इनको प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। कौन प्रस्तुत किए इनको? जवाहरलाल नेहरू ने इनको प्रवेश किए। जवाहरलाल नेहरू ने इनको प्रस्तुत किया। कब प्रस्तुत किया गया? तो 13 दिसंबर मतलब कि 1946 को। एक क्रम याद रखिए कि 9 दिसंबर को क्या हुआ? बैठक हुआ और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हुए। जस्ट 2 दिन बाद
11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी रूप में बने और 13 दिसंबर को, ठीक है, 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन आया। इनको याद रखिएगा। उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया, ठीक है, इसको एक्सेप्ट कब किया गया उद्देश्य प्रस्ताव को, तो ये 22 जनवरी, इनको याद रखिएगा, 22 जनवरी 1947 को कब किया गया, 22 जनवरी 1947 को इनको एक्सेप्ट कर लिया दोस्त, इनको याद रखना है। और यही ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन आगे चल करके क्या बना, तो आगे चल करके ये संविधान की प्रस्तावना बना, ठीक है, संविधान की जो प्रस्तावना बना, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रियम्बल बना, प्रस्तावना ये बना है, यही ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन आगे चल करके संविधान का प्रस्तावना बना। याद रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनके इस कमेटी के चेयरमैन थे दोस्त। आइए इनको भी हम लोग एक इमेज से देखेंगे, ठीक है, इमेज से थोड़ा सा स्पष्ट हो जाता है। तो देखिए ये जो ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन जो मूव किए थे, चलाए थे, लाए थे कौन, जवाहरलाल नेहरू जी ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन लाए थे। कब इंट्रोड्यूस किया गया उसको, कब लाया गया, तो 13 दिसंबर 1946 को। उसको एडॉप्ट कब किया गया, तो 22 जनवरी 1947 को इसको एक्सेप्ट कर लिया गया, एडॉप्ट कर लिया गया। और यहीं आगे चल करके, ठीक है, जो हमको प्रियम्बल प्रस्तावना का क्या बना, ये प्रस्तावना का आधार बना, प्रस्तावना बना दोस्त। चलिए अब हम लोग देखेंगे आगे स्लाइड में कि मूल संरचना इनका क्या क्या रहा, कि संविधान में कितना अनुच्छेद थे, कितना क्या था, इनके बारे में हम लोग आगे देखेंगे दोस्त। अब इसको फंडामेंटल जो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा था, ठीक है, मूल संविधान को क्या बोलते हैं, मूल संविधान, इसको बोलते हैं मूल संविधान। मूल संविधान में आखिर क्या क्या था, फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या था, तो आइए जानते हैं। मूल संविधान में जो अनुच्छेद था, अनुच्छेद, ये कितना अनुच्छेद था, टोटल नंबर ऑफ टोटल आर्टिकल्स कितना था, तो ये मूल संविधान में 395 आर्टिकल्स था। और पार्ट्स कितना था, भाग पार्ट्स, इसमें जो पार्ट्स थे टोटल 22 भाग थे। और इसमें अनुसूचियां कितना थी, इसमें जो अनुसूचियां थी टोटल 8 था। शेड्यूल कितना था, 8 था। जो वर्तमान में कितना है, इसमें 4 जुट गया है, टोटल जो शेड्यूल हो गया कितना हो गया, ये टोटल 12 शेड्यूल अभी वर्तमान में है। अब क्वेश्चन आता है कि इनका मूल भाषा क्या था, किस किस भाषा में संविधान उपलब्ध है, तो इनका जो लैंग्वेज है, इनका लैंग्वेज ये है हिंदी और इंग्लिश में, हिंदी और इंग्लिश में ये भारतीय संविधान उपलब्ध है दोस्त। एवं इसी के साथ में भारतीय संविधान विश्व के सबसे विस्तृत लिखित संविधान है दोस्त, विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधान है दोस्त। आइए इमेज से देख लेते हैं। तो इसमें टोटल रिवीजन कर लेते हैं इसकी इमेज से, तो कितना है टोटल जो है आर्टिकल्स ये 395 है, पार्ट्स 22 है, और शेड्यूल कितना है इसका, तो 8 शेड्यूल है। प्रेजेंट में कितना है, 12 शेड्यूल्स है, ठीक है। और जो इसमें जो टेक्स्ट लिखा गया है संविधान में, ये कौन कौन है लैंग्वेज में, तो हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज में है दोस्त, इनको याद रखिएगा। और ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान और डिटेल संविधान है दोस्त। भारत का विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान, बड़ा संविधान कौन है, भारत का संविधान। आइए हम लोग अब अगले के चैप्टर के अगले स्लाइड्स में
जानेंगे कि इसकी प्रकृति क्या रहा, ठीक है। नेचर, संविधान की नेचर क्या था, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या पढ़ेंगे हम लोग, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले हैं। नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि संविधान की प्रकृति क्या पढ़ेंगे, संविधान की प्रकृति के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसका नेचर कैसा है। इसको अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 1 के अनुसार क्या पढ़ेंगे, अनुच्छेद 1 के अनुसार क्या लिखा गया है। तो अनुच्छेद 1 के अनुसार जो बताता है, ये बताता है कि इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, क्या है, ये एक राज्यों का संघ है, ठीक है, ये एक राज्यों का संघ है दोस्त, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट, ये क्या है, राज्यों का संघ कहा गया है। अनुच्छेद 1 में यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। भारतीय संविधान में जो विशेषताएं हैं, इनका जो फीचर्स है, ये संघात्मक एवं एकात्मक व्यवस्था है। इसमें कैसे कैसे व्यवस्था है, संघात्मक एवं एकात्मक, संघात्मक एवं एकात्मक व्यवस्थाओं से लैस है, मतलब कि फेडरलिज्म और यूनिटरी व्यवस्थाओं दोनों से लैस है ये। सामान्य परिस्थिति में, ठीक है, सामान्य जो परिस्थिति रहती है, सामान्य सिचुएशंस में जो हमारा संविधान जो काम करती है, ये फेडरलिज्म के अनुसार काम करती है, संघात्मक रूप से काम करती रहती है। लेकिन जब कभी भी आपातकाल आती है, आपातकाल की स्थिति में क्या हो जाती है, ये आपातकाल की स्थिति में ये, ठीक है, यूनिटरी क्या हो जाती है, यूनिटरी के रूप में काम करता है, मतलब कि एकात्मक के रूप में। एकात्मक बोले तो सेंटर जो होता है, सेंटर मतलब कि केंद्र सरकार, ये पावरफुल हो जाती है, क्या हो जाती है, ये पावरफुल हो जाती है दोस्त, मतलब केंद्र शक्तिशाली हो जाती है दोस्त। इसीलिए भारतीय व्यवस्था को अक्सर फेडरल विथ यूनिटरी फीचर्स कहा जाता है, फेडरल विथ यूनिटरी फीचर्स कहा जाता है दोस्त। इन सभी चीज को हम इमेज के माध्यम से हमेशा रिवीजन करते हैं, जिसको भी इमेज के द्वारा हम रिवीजन कर लेंगे दोस्त। देखते हैं, नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 1 क्या कहता है, इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है, एक जो है एक राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट राज्यों का संघ होगा। इसमें जो व्यवस्था है क्या क्या है, तो ये फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम दोनों की व्यवस्थाएं किया गया है। जब नॉर्मल टाइम रहता है, जैसे अभी चल रहा है, ठीक है, तो इसमें कौन सी व्यवस्था काम कर रहा है, फेडरल में क्या होता है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ रहता है। लेकिन जो ही मतलब कि इमरजेंसी सिचुएशंस आ जाती है, तो पावर इंसरिंड होकर के सिक्योर करके कहाँ चल जाता है, सेंटर में। ये सारी पावर कहाँ चल जाएगी, सेंटर की ओर मूवमेंट शुरू हो जाएगा दोस्त, इमरजेंसी सिचुएशन में दोस्त। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे एकात्मक प्रवृत्ति वाले की फैक्ट्स, मतलब एकात्मक के जो झुकाव है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किस प्रकार है, ठीक है, एकात्मक, ये एकात्मक प्रवृत्ति के बारे में पढ़ रहे हैं। एकात्मक बोले तो यूनिटरी, क्या बोलते हैं, यूनिटरी मतलब एकात्मक। क्या क्या कारण है, कैसे कैसे एकात्मक है सेंटर, इनके बारे में हम आज जानते हैं। तो भारत में जो नागरिकता है, ठीक है, नागरिकता कैसा है भारत में, भारत में जो नागरिकता है, ये एकल नागरिकता है। एकल बोले तो
राज्य का कोई अलग या फिर सेंटर का कोई अलग नहीं है। जैसे कि यूएसए में, ठीक है, यूएसए एक स्टेट कंट्री है, उसमें स्टेट का अलग नागरिकता होता है और सेंटर का अलग नागरिकता, तो इसको बोलते हैं डुअल सिटीजनशिप। क्या बोलते हैं? डुअल सिटीजनशिप बोला जाता है इसको, दोहरी नागरिकता। लेकिन हमारे भारत में क्या है? सिंगल सिटीजनशिप है। जो भी अवशिष्ट शक्तियां होती है, ठीक है, रेजिडुअल पावर, क्या बोलते हैं? रेजिडुअल पावर मतलब अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां किनके पास में है? तो अवशिष्ट शक्तियां जो होती है जितना, ये सारी शक्तियां सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में चली जाती है। चलिए अब देखते हैं कि राज्यपाल, राज्यपाल, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी राज्यपाल की नियुक्ति करती है। एवं जो न्यायपालिका है, ये भी एकीकृत न्यायपालिका है, ठीक है। ये न्यायपालिका मतलब एक एकीकृत न्याय, इसमें भी देखिएगा आपके सेंटर इसमें पावरफुल रहेगा। जैसे कि स्टेट में जो है, स्टेट में हाई कोर्ट है, लेकिन सेंटर को अगर देखा जाए ऐसे ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन सेंटर के देखा जाए तो ये सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, जितना भी कोर्ट्स एवं हाई कोर्ट्स है सभी पर बाइंडिंग्स होता है दोस्त। और जब आपातकाल की स्थिति आवे, आपातकाल की जब भी स्थिति आवे, आप देखिएगा हमारे देश में एकात्मक सिस्टम जब एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, एकात्मक सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, मतलब कि यूनिटरी के रूप में काम करना शुरू कर देता है दोस्त। तो हम समझ रहे हैं कि एकात्मक प्रवृत्ति एकात्मकता की ओर, जो मतलब कि एकात्मकता की ओर जो उसको वो कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है, उनको जो कारण है क्या, क्यों एकात्मक है, इनको हम लोग समझ रहे हैं। और इनको इमेज के माध्यम से भी हम समझेंगे। देख लीजिए किस प्रकार से ये एकात्मक है। चलिए देखिए नागरिकता कैसा है। तो इनका जो नागरिकता है, ये भी कैसे, ये कहाँ है? ये फेडरल फ्यूचर का है। हम अभी यूनिटरी फेडरल फीचर बताया गया है, मतलब कि पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है। हम अगले स्लाइड में इनको देखेंगे। हाँ देखिए इसमें यूनिटरी के बारे में बताया गया है, ठीक है, ये यूनिटरी के बारे में बताया गया है, कैसे ये स्ट्रॉन्ग है। तो इसमें क्या है? सिंगल सिटीजनशिप, मतलब एक ही मतलब जो भी है नागरिकता का जो आईडी है, जो सिंगल सिटीजनशिप है, मतलब नागरिकता एक ही बार लिया सकता है, केंद्र का अलग राज्य का अलग नहीं हो सकता है। गवर्नर, गवर्नर राज्य के लिए होता है, परंतु अपॉइंट कौन करते हैं उनको? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। जैसे ऑल इंडिया सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस को रिक्रूटिंग पावर किनके पास में है? तो रिक्रूटिंग पावर तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो बॉडी है उनके पास में है, लेकिन ये काम कहाँ करती है? ऑल ओवर इंडिया, ऑल इंडिया सर्विस। और रिस्यूडरी पावर, ये भी इसको भी देख करके आप पता लगेगा कि कैसे कैसे यूनिटरी की तरफ, मतलब एकात्मक तरफ सेंटर कैसे पावर हो रहा है, कैसे संविधान को इसको बनाया गया है कि सेंटर पावरफुल हो। इंटीग्रेटेड जुडिशरी देख लीजिए, सभी में अभी बताए हैं कि हाई कोर्ट्स, ऑल कोर्ट और जो सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स है, लोअर कोर्ट्स है, उन सभी पर जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है ये बाइंडिंग होती है। तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है दोस्त। और इमरजेंसी के समय में जो यूनिटरी पावर ऑटोमेटिक डेवलप हो जाता है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली, आप बताइए कहाँ से इनको लिया गया है? चलिए गेस कीजिए, 5 सेकंड है।
प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है? पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से लिया गया है? तो हम इसको लिए थे ब्रिटेन से, ब्रिटेन से हम लोग लिए थे। कहाँ से लिए थे? ब्रिटेन से। संसदीय शासन प्रणाली हम लोग ब्रिटेन से ग्रहण किए थे। भारत का संवैधानिक प्रमुख, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, क्या बोलते हैं उसको? कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है हमारा? तो यह है प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड प्रेसिडेंट है। जब हम प्रेसिडेंट पढ़ेंगे संविधान में तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे ये रियली में कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है दोस्त। एवं रियल एग्जीक्यूटिव, वास्तविक, ठीक है, वास्तविक, वास्तविक जो कार्यपालिका है, वास्तविक कार्यपालिका, रियल एग्जीक्यूटिव, इनका हेड कौन है? इनके जो हेड होते हैं ये प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, विथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री में वेस्टेड होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किनके प्रति उत्तरदायित्व होती है? सामूहिक रूप से, सामूहिक रूप से जो उत्तरदायित्व होती है, उत्तरदायित्व ये किनके प्रति होती है? तो ये होती है लोकसभा के प्रति, ठीक है, लोकसभा, ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है दोस्त। और लोकसभा का कितने अनुच्छेद में, आर्टिकल्स में वर्णन है? तो ये कितना है? 81 में, 81 में लोकसभा का आर्टिकल अनुच्छेद कितना है? 81। बस जस्ट बता दिए हैं और कोई बात नहीं है। ऐसे राष्ट्रपति सामान्यतः कार्य किसके कैसे करता है? राष्ट्रपति जो सामान्यतः जनरली कार्य किसे करता है? तो ये किसके पर? रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद के, मंत्री जो परिषद होता है, मंत्रिपरिषद, इनके सलाह पर, ठीक है, इनके सलाह पर ही राष्ट्रपति कोई कार्य करता है दोस्त। इनको याद रखना है। और जस्ट उसी प्रकार से फिर से हम लोग इमेज बेस्ड इनको रिवीजन करेंगे दोस्त। पार्लियामेंट्री सिस्टम देखिए ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। पार्लिया सिस्टम कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। इसका कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होता है? तो ये प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड प्रेसिडेंट। अभी प्रेसिडेंट कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। कौन है प्रेसिडेंट? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अब प्रेसिडेंट एक्ट ऑन मिनिस्ट्रियल एडवाइस, बिल्कुल है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो रहता है उनके एडवाइस पर ही प्रेसिडेंट कार्य करता है। नॉमिनल हेड, नॉमिनल हेड, ठीक है, नॉमिनल जो एग्जीक्यूटिव मतलब नाम मात्र जो हेड किसे कहते हैं, ठीक है, ये कौन है? ये है प्रेसिडेंट, ठीक है, इसको रबर स्टाम्प्स भी कहा जाता है। और रियल एग्जीक्यूटिव वास्तव में जो प्लान जो बनाता है, वास्तव में जो धरातल पर जो काम करता है, ये करता है प्राइम मिनिस्टर विद द हेल्प ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ में कार्य करता है दोस्त। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहता है ये सामूहिक रूप से किनके प्रति उत्तरदायित्व होता है? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है दोस्त। अब हम लोग अगला स्लाइड में जो पढ़ेंगे इसके जो कैसा संविधान है, कितना टफ है, कितना ये हार्ड है, क्या है, इनके बारे में हम लोग अगला स्लाइड में पढ़ेंगे। तो इनको समझेंगे कि कठोर है, कितना कठोर है, कितना लचीला है, इनके बारे में समझेंगे दोस्त। तो भारतीय संविधान के बारे में कहा जाता है कि ये न पूर्णतः कठोर है, ठीक है, न पूर्णतः कठोर है, न पूर्णतः लचीला है, पूर्णतः कठोर, पूर्णतः कठोर, न पूर्णतः कठोर और न पूर्णतः लचीला, न पूर्णतः
पूर्णतः लचीला है, ठीक है। न पूर्णतः कठोर है, न पूर्णतः लचीला है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि भारतीय संविधान को साधारण बहुमत से, ठीक है, साधारण बहुमत से हम बदल सकते हैं। साधारण बहुमत मतलब 50% प्लस 1 प्रेजेंट एंड वोटिंग मतलब कि सदन में अगर 100 आदमी प्रेजेंट है तो उसमें से अगर 51 आदमी अगर किसी के प्रति कोई संविधान चेंज हो या कोई भी बात हो तो उनको बोलेंगे साधारण बहुमत हम मानेंगे, ठीक है। तो हम लोग साधारण बहुमत समझ गए। साधारण बहुमत से बहुत सारे प्रावधान बदले जा सकते हैं। अब बात करते हैं विशेष बहुमत से, ठीक है। जैसे कुछ प्रावधान होता है, जो कुछ प्रोविजन होती है, जो प्रावधान होता है, उनको विशेष बहुमत से बदला जा सकता है। इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत क्या हुआ? मतलब 2/3 मतलब कि वो क्या चाहिए? 2/3 मतलब कि इसमें वोटिंग होना चाहिए। कोई भी चीज़ को आप कोई भी प्रावधान लाना चाहते हैं या उसको हटाना चाहते हैं, उसको 2/3 मतलब कि अगर मान लीजिए कि मेंबर अगर 300 है तो उसमें से 200 को कोई भी पक्ष के कोई भी चीज़ उसको लाना है, उसको हटाना है संविधान में, तो 200 होना चाहिए पक्ष में, तब जा करके संविधान वो चेंज होगा। और इससे भी टफ कंडीशन, ठीक है, कुछ प्रावधान ऐसा होता है विशेष बहुमत में जिसमें क्या करना पड़ता है? उसमें आधा से अधिक जो राज्य होता है उनसे भी सहमति मांगी जाती है दोस्त। आधा से अधिक जो राज्य होता है उनसे भी सहमति मांगी जाती है। तो देख लेते हैं विशेष सहमति में क्या 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 मांगना पड़ जाता है। तो देखिए विशेष बहुमत में, जैसे कि विशेष बहुमत तो ये कंडीशन तो लागू रहेगा 2/3 वाला, प्लस कम से कम, ठीक है, कम से कम क्या करना पड़ेगा? आधे राज्यों की स्वीकृति रखना पड़ेगा। आधे राज्यों की स्वीकृति मतलब कि रजामंदी लेना पड़ेगा, तब जाकर के कोई भी चीज़ चेंज होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये न तो पूर्णतः कठोर है, जैसे कि नहीं कठोर है, ये कौन साबित करता है? तो साधारण बहुमत साबित करता है कि न पूर्णतः कठोर है और न पूर्णतः लचीला। भाई ये भी तो है इस साथ में कि विशेष बहुमत चाहिए 2/3 प्लस आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति चाहिए। तो ये तो वेरीफाई करता है ना कि मतलब कि न पूर्णतः कठोर है और न पूर्णतः लचीला है। आइए इनको भी हम मैथ के द्वारा समझेंगे। जैसे देखिए कैसे कैसे प्रोविजंस हुए। एक मिनट। तो देखिए सम प्रोविजंस सिंपल मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी साधारण मेजोरिटी से मतलब कोई चीज पास हो जा रहा है, और कोई प्रोविजन ऐसा है जो भाई स्पेशल मेजोरिटी के से पास होगा, और कोई है स्पेशल से भी स्पेशल, मतलब स्पेशल मेजोरिटी 2/3 चाहिए और प्लस आधे से अधिक स्टेट का भी इसमें रजामंदी चाहिए। तो इसीलिए कहा जाता है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नाइदर कंप्लीटली रिजिड नॉर कंप्लीटली फ्लेक्सिबल। ओके, नेक्स्ट। अब हम लोग आते हैं मौलिक अधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, इनको ध्यान से देखना है। ये एग्जाम का और प्लस हमारे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या बोलते हैं? फंडामेंटल ड्यूटी,
फंडामेंटल राइट, सॉरी, फंडामेंटल राइट बोला जाता है इसको, फंडामेंटल राइट इसको बोला जाता है। क्या क्या बोला जाता है दोस्त? फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है, इसको याद रखिएगा। गुड। अब फंडामेंटल राइट किस पार्ट्स में है? संविधान को तो पार्ट्स में और शेड्यूल्स में बांटा गया है। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने भाग में है? तो ये भाग 3 में है। कौन में है? 1 2 3, थर्ड पार्ट में है। और ये किस अनुच्छेद में? आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ है? तो ये 12 से लेकर के 35 तक वर्णित है। 12 से लेकर के 35 तक वर्णित है। अभी जो वर्तमान में, ठीक है, अभी जो वर्तमान में कितना अधिकार है प्रमुख? तो ये कुल 6 है, ठीक है। ये अभी जो रिसेंट टाइम में जो फंडामेंटल राइट है टोटल 6 है। हम कहाँ से फंडामेंटल राइट अडॉप्ट किए थे, कहाँ से लिए थे? तो लेने वाले हम अडॉप्ट किए थे उसमें कुछ संशोधन करते हुए कहाँ से लिए थे? अमेरिका से, यूएसए से हम लोग लिए थे दोस्त। अब फंडामेंटल राइट न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, ठीक है, मतलब उसको हम न्यायालय में उनको इस पे कोई हमारा फंडामेंटल राइट को अगर इसको कंप्रोमाइज करता है, इसको हमको छीनने का प्रयत्न करता है, तो इसको हम सुप्रीम कोर्ट्स एवं हाई कोर्ट्स में हम इसको अपना फंडामेंटल राइट बचाने के लिए उस पर हम केस दायर कर सकता है। ये न्यायालय द्वारा इन्फोर्सेबल है दोस्त। अब संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है, संवैधानिक उपचार का अधिकार किसे कहा गया है? संवैधानिक उपचार का अधिकार, तो अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचार का अधिकार कहा गया है दोस्त। और डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा है? आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? ये कहा है संविधान का हृदय एवं आत्मा। इनको याद रखिए, ये क्या कहे हैं? संविधान का हृदय एवं आत्मा। संविधान का हृदय एवं आत्मा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्त। क्या कहे हैं? संविधान के हृदय एवं आत्मा कहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। तो आइए फिर से हम लोग रिवीजन प्रत्येक स्लाइड को करते चलेंगे दोस्त। गुड। फंडामेंटल राइट का वर्णन किस में है? तो फंडामेंटल राइट का वर्णन पार्ट 3 में है। वेरी गुड। ये कब से कहाँ आर्टिकल है? तो ये 1235 तक है। इसमें जो मुख्य जो प्रावधान है, जो फंडामेंटल राइट है, ये टोटल 6 है। ये किससे इंस्पायर्ड होकर हम लोग लिए थे? तो यूएसए से हम लोग अडॉप्ट किए थे, इंस्पायर होकर के यहाँ पर लिए थे। ये जस्टिसिएबल है, ठीक है। इस पे हम हाई कोर्ट्स एवं सुप्रीम कोर्ट्स में रीट दायर कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, संवैधानिक उपचार का अधिकार, हम आर्टिकल 32 को कहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को क्या कहे हैं? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान का ये हृदय और एवं आत्मा है, आर्टिकल 32 को। चलिए हम लोग आगे अब बढ़ते हैं। आगे जो बढ़ेंगे ये है डीपीएसपी। क्या है? डीपीएसपी, इसको बोला जाता है डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जैसे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। ये क्या है? राज्य के नीति
नीति निर्देशक तत्व, क्या बोलते हैं उसको, तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये किस पार्ट में वर्णित है, बताइए, ये किस पार्ट में वर्णित है? तो ये है पार्ट 4 में। डीपीएस कितने हैं? ये डीपीएसपी पार्ट 4। एवं जो आर्टिकल है, आर्टिकल्स मतलब अनुच्छेद, ये है 36 से 51। इसको याद रखना है। आर्टिकल कितना है? 36 से 51। कहाँ से लिए हैं हम डीपीएसपी? तो हम लोग जो लिए हैं, ये लिए हैं आयरलैंड से। आयरलैंड से हम लोग इनको अडॉप्ट किए हैं, लिए हुए हैं। इसको हम जो इन्फोर्सेबल, ठीक है, इसको जस्टिसिएबल है कि नहीं, इसको ऐसे बोलिए, जस्टिसिएबल है कि नहीं, मतलब न्याय, इसको कोर्ट में हम इसको ले जा सकते हैं कि नहीं? तो नो, इसको हम कोर्ट में नहीं ले जा सकते। इसका भाई तो फिर इसका क्यों आया है, इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, ऑब्जेक्टिव, इसको डीपीएसपी का क्या ऑब्जेक्टिव है? तो ये कल्याणकारी राज्य, ठीक है, वेलफेयर स्टेट की कल्पना, वेलफेयर स्टेट की स्थापना करने का ये कीज माना जाता है दोस्त। इनको बस सिर्फ याद रखना है एक पॉइंट कि फंडामेंटल राइट क्या है? जस्टिसिएबल, ठीक है, जस्टिसिएबल है। फंडामेंटल राइट क्या है? जस्टिसिएबल। बट डीपीएसपी जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ये है नॉन जस्टिसिएबल, ठीक है, जस्टिसिएबल, ये नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब उसको हम कोर्ट में नहीं, डीपीएसपी को कोर्ट में नहीं ले जा सकते, फंडामेंटल राइट को ले जा सकते हैं दोस्त। फिर से यही कार्य करते हैं कि इमेज के द्वारा हम फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ये कितना पार्ट में है? तो ये है पार्ट 4 में वर्णित है, याद है ना, ये पार्ट 4 में वर्णित है। आर्टिकल 36 से 51 तक कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। इसको हम न्यायालय में नहीं ले जा सकते, ठीक है। इसका एम क्या है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट, मतलब कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्त। फिर से आगे बढ़ते हैं। अब है मौलिक कर्तव्य। क्या है? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटीज, इनको याद रखना है। फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट्स कितना है? कौन सा पार्ट्स में है भाई फंडामेंटल ड्यूटी? तो फंडामेंटल ड्यूटी जो भाग है, ये भाग 4(1) में है। क्या है? 4(a) में इसका वर्णित है। अनुच्छेद कौन है? आर्टिकल तो आर्टिकल है 51(a), इनको याद रखना है। इसमें ए लगा हुआ है दोनों में, पार्ट ए, इसमें भी 51(a) अनुच्छेद। जोड़े क्या गए? एड कैसे हुआ ये इसको एड हुआ 42nd अमेंडमेंट। 42nd में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, कब? तो 1976 के द्वारा इनको एड किया गया। फंडामेंटल ड्यूटी हम लोग कहाँ से लिए गए थे? तो किस कंट्री से लिए थे? ये हम लोग लिए थे रसिया से। ये हम लोग रसिया से लिए, जिसको पूर्व में क्या बोलते थे? यूएसएसआर, मतलब कि पूर्व सोवियत संघ। प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य कितना था? ओरिजिनली कितना था दोस्त मौलिक कर्तव्य?
ओरिजिनली रूप से, तो ओरिजिनली रूप से जो मौलिक कर्तव्य था ये था कितना, मौलिक कर्तव्य ओरिजिनली रूप में टोटल 10 था। टोटल कितना था, 10 था। अब वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितना है, इनको भी याद रखना है कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितना है, इनको भी याद रखना है। तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितना है, अभी रिसेंट में टोटल है 11, इनको याद रखिएगा, टोटल 11 है। तो फिर 11वां कौन हुआ, 10 + 1 जो हुआ, ठीक है, 10 + 1 जो हुआ, ये 1 कौन है, तो ये 1 है 86 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो जोड़ा गया था 2002 में, ठीक है। इनको 2002 में 11वां जो मौलिक कर्तव्य था उनको 2002 में जोड़ा गया था। अब इन सारे चीज़ों को हम लोग फिर से इमेज के द्वारा देखेंगे और रिवाइज करेंगे दोस्त। क्या करेंगे, इमेज के द्वारा देख कर देखेंगे और इसका रिवाइज करेंगे। देखिए ये कितना है, फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4A में, ओके। और 51A में, अनुच्छेद 51A में ऐड किया गया था 52nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा। किससे प्राप्त हो गया, तो रसिया से। और ओरिजिनली में कितना था, तो ये 10 ड्यूटी था। अभी प्रेजेंट में कितना ड्यूटी है, तो 11 ड्यूटी है। 11वां ड्यूटी किसके द्वारा ऐड, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में 11वां ड्यूटी ऐड किया गया था। फिर से अब अगला जो है ये है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। क्या बोलते हैं उसको, सार्वभौमिक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम देखे हैं कि किस प्रकार से मताधिकार मिलता था। जिसके पास पैसा हो या फिर बहुत बड़ा बड़ा पद पर हो उन्हीं को मत दिया जाता ब्रिटेन के शासनकाल में। लेकिन यहाँ पर सभी को जो 18+ है उनको मत देने का अधिकार मिला है दोस्त। तो न्यूनतम मतदान करने की आयु कितना है, मिनिमम एज कितना है, तो मिनिमम एज चाहिए 18 से कम वाले मतदान नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो पहले मतदान की आयु थी, ठीक है, जो पहले मतदान की जो आयु थी ये कितना थी, मतदान की आयु पहले, तो उस समय थी 21 ईयर। तो फिर 21 ईयर से 18 ईयर कैसे हुआ, तो इसके लिए 61वां संविधान संशोधन, 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान संशोधन एक्ट आया। कब आया था, तो 1988 में। 1988 में 61वां संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। वर्तमान में कितना आयु है, वोटिंग एज, ठीक है, वोटिंग एज कितना है वर्तमान में, मिनिमम तो 18 चल रहा है दोस्त। इनको याद रखना है कि मिनिमम जो वोटिंग एज है ये कितना है, 18। फिर से हम लोग इमेज के द्वारा देखेंगे। प्रेजेंट मिनिमम वोटिंग एज 18 वर्ष है। इससे पहले वोटिंग एज 21 वर्ष था। कम कब किया गया, 21 से 18, तो 61वां संविधान संशोधन 1988 को जो एज था 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अब हम लोग एकल नागरिकता की बात कर लेते हैं दोस्त। क्या किसकी बात करेंगे, एकल नागरिकता की, ठीक है। मतलब सिंगल सिटीजनशिप, इसको क्या बोलते हैं, सिंगल सिटीजनशिप, इसको बोलते हैं सिंगल सिटीजनशिप, मतलब एकल नागरिकता। इसको बोला जाता है एकल नागरिकता।
नागरिकता, एकल नागरिकता कहा जाता है, सिंगल सिटीजनशिप। ये कहाँ से लिया गया था? ये जो है एकल नागरिकता, ये कहाँ से लिया गया था? तो इसको जो हम लिए थे ब्रिटेन से। एकल नागरिकता कहाँ से लिए थे? ब्रिटेन से। इनको याद रखिएगा, एकल नागरिकता हम लिए थे ब्रिटेन से। ब्रिटेन से हम लोग लिए थे। नागरिकता का प्रावधान किस में है? तो ये पार्ट 2 में नागरिकता का प्रावधान है। अब यह है कि अनुच्छेद कब से कब है? ठीक है, आर्टिकल कहाँ से कहाँ है? तो आर्टिकल है 5 से 11, 5 से 11 आर्टिकल है। इनको याद रखना है दोस्त, ठीक है। अब फिर से यही काम कि हम लोग इमेज के द्वारा एक बार रिवाइज जरूर कर लेते हैं, ठीक है। तो जो सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से लिए थे हम? तो ब्रिटेन से लिए थे। कहने का मतलब है कि स्टेट के लिए कोई अलग से नागरिकता की व्यवस्था नहीं है। सिटीजनशिप की जो प्रोविजंस है ये पार्ट 2 में है। अनुच्छेद कब से कहाँ तक है? तो 5 से 11 तक सिंगल सिटीजनशिप का आर्टिकल है। अब आगे चलते हैं। अब आते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका पर, ठीक है। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, क्या बोलते हैं उसको? स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका मतलब इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, ठीक। तो इसके जो भारत में जो है स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका है। देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है ये कौन है? ये देश का सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट। क्या है? सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, देश का सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने कार्य कब प्रारंभ किया? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कब कार्य प्रारंभ किया? तो 28 जनवरी 1950 को इन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया। इनका आखिर कार्य क्या होता है? ठीक है, इनका वर्किंग क्या होता है? इसका होता है प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, भारतीय संविधान को रक्षा करना इनका महत्वपूर्ण कार्य है। ये न्यायपालिका को जो प्राप्त शक्ति है ये क्या है? यह है जुडिशियल रिव्यू मतलब न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन। इनको, इस सब को हम इतना बारीकी से लिख रहे हैं और याद करवा रहे हैं क्योंकि ये सब संविधान का क्रक्स है। अगर एक लेक्चर अगर आप देख लिए तो समझ लीजिए कि पूरा संविधान का एक समझिए आइडेंटिटी आपके ब्रेन में आ रहा है। इसीलिए आप लोग इसको धैर्य के साथ में पानी उनी पी करके आराम से पढ़ाई करते रहिए। गुड। फिर से हम लोग इमेज के द्वारा पढ़ेंगे, तो देख लीजिए भारत का जो स्वतंत्र न्यायपालिका है, इनकी जो स्थापना हुई थी, बिगेन जो फंक्शनिंग हुआ था 28 जनवरी 1950 को। कब से? 28 जनवरी 1950 को ये कार्य करना हुआ। इसका की रोल क्या है? गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन को ये हर हाल में रक्षा करते हैं।
इसका पावर जो सबसे बड़ा पावर है ये है जुडिशियल रिव्यू, मतलब जो हम जजमेंट कर देंगे उस जजमेंट को भी हम रिव्यू कर सकते हैं। दिस इज द मोस्ट, ठीक है, जो सुप्रीम पावर जो है यही इनका है, जुडिशियल रिव्यू का। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, सेकुलर स्टेट। क्या बोलेंगे इसको? धर्मनिरपेक्ष राज, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष राज से बोलेंगे सेक्युलर। क्या बोलते हैं इसको? सेक्युलर स्टेट, सेक्युलर, सेक्युलर स्टेट। क्या बोलते हैं इसको? सेक्युलर स्टेट, धर्मनिरपेक्ष राज। इसका मतलब क्या हुआ? सेकुलर स्टेट का मतलब, इसका मतलब ये होता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, ठीक है। इसके मतलब कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितना भी है, इसको राज्य का कोई अपना ऑफिशियली, ठीक है, जो राज्य का अपना ऑफिशियली कोई, ठीक है, धर्म नहीं है, ठीक है, कोई रिलीजन नहीं है दोस्त, राज्य का अपना कोई रिलीजन नहीं है, इनको याद रखना। ये सभी धर्मों को समान संवैधानिक संरक्षण प्राप्त करता है। अब आते हैं कि सेक्युलर शब्द, ये जो शब्द है सेक्युलर, सेक्युलर हमारे संविधान में कब जोड़ा गया? ये शुरू से नहीं था दोस्त, इसको कब जोड़ा गया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है दोस्त, क्योंकि इसमें बहुत सारे संविधान में बदलाव किए गए दोस्त। इनको भी एक बार फिर से इमेज के द्वारा हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? इमेज के द्वारा हम लोग इसको देखेंगे कैसे कैसे होता है। गुड। सेक्युलर देख रहे हैं, सेक्युलर मतलब देश का अपना कोई धर्म नहीं है। इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट, इनके कोई देश का अपना कोई धर्म नहीं है, ये सेक्युलर स्टेट है। गुड। नो ऑफिशियल स्टेट रिलीजन्स, इक्वल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन टू ऑल रिलीजन, जितना भी धर्म है सभी को ये इक्वल रूप से इसको प्रोटेक्शन देगा दोस्त। इनको जोड़ा कब गया था? तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा। इन्हें मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। गुड। अब आते हैं समाजवादी, समाजवादी राज। समाजवादी राज मतलब सोशलिज्म, सोशलिस्ट, ठीक है, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट स्टेट, समाजवादी राज। इनको प्रस्तावना में, प्रियम्बल में कब जोड़ा गया? प्रस्तावना में भाई, तो इनको जोड़ा गया था अभी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। इनको भी हमारे प्रस्तावना में जोड़ दिया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? ये क्यों लाया गया? तो सामाजिक और आर्थिक न्याय पर बल देना। इसका जो मेन जो उद्देश्य है ये है सामाजिक, इनको लिख लीजिए, सामाजिक एवं आर्थिक, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय पर बल, न्याय पर बल, इनको याद रखिएगा। इनका मेन उद्देश्य है कि सामाजिक एवं आर्थिक न्याय पर ये बल देगा। क्या करेगा? सामाजिक एवं आर्थिक न्याय पर बल देता है। इनको भी हम लोग इमेज से देख लेंगे। सोशलिस्ट स्टेट, इनको 42nd अमेंडमेंट कब? तो 42nd अमेंडमेंट 1976 में जोड़ा गया। ये समाज की एकता पर बल देता है दोस्त। अब हम लोग
इसके साथ में तीनों को एक साथ रिवाइज करेंगे, मतलब कि सोशलिस्ट को, सोशलिस्ट को, और सेक्युलर को, और इंटेग्रिटी, 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 इन सभी को जो किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा ये इसको इंसिडेंट किया गया था, जोड़ा गया था दोस्तों। फिर से आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं लोकतांत्रिक गणराज्य। क्या है? लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक गणराज्य मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इसको बोला जाता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मतलब गणतांत्रिक गणराज्य। इसका अर्थ क्या होता है लोकतांत्रिक का? ये जो शब्द है लोकतांत्रिक, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है जनता के द्वारा चुनी गई सरकार, जनता के द्वारा चुनी सरकार, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार लोकतांत्रिक का अर्थ होता है। और गणराज्य का अर्थ क्या होता है ये भी समझ लेंगे। गणराज्य का अर्थ क्या होता है? तो गणराज्य का अर्थ होता है कि राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष जो है ये वंशानुगत नहीं हो गए, वंशानुगत नहीं हो गए, मतलब एक ही वंश से नहीं रहेगा, ठीक है, ये वंशानुगत नहीं रहेंगे। भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है? भारत का राष्ट्राध्यक्ष ये होता है प्रेसिडेंट। भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है? ये प्रेसिडेंट होते हैं। इन सभी को फिर से हम लोग इमेज के द्वारा देखेंगे, छोड़ेंगे नहीं, एक एक चीज को इमेज के द्वारा रिवाइज करके ही मानेंगे दोस्त। देखिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इंडिया क्या है? एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, मतलब जनता के द्वारा सरकार चुनी जाती है दोस्त, जनता के द्वारा सरकार चुनी जाती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल थ्रू वोट के द्वारा, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट होता है। रिपब्लिक हेड ऑफ स्टेट इज नॉट हेरिडेटरी, मतलब वंशानुगत नहीं रहेंगे, वे बदलते रहेंगे, कोई राजा रजवाड़ा नहीं चलेगा। हेड ऑफ द स्टेट कौन होते हैं? ये प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट, मतलब ये प्रेसिडेंट कौन है? इसका ये किसका इमेज है? चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए किनका इमेज है। अब हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। संविधान के प्रमुख स्रोत, ठीक है, सोर्सेस क्या है? सोर्सेस, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत क्या क्या रहा। चलिए, तो संसदीय प्रणाली, इसको याद रखिएगा, संसदीय प्रणाली एक। दूसरा, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, ठीक। तीसरा, एकल नागरिकता,
भाई ये सब हम कहाँ से लिए, यही पूछ रहा है। तो ये सब जो कहाँ से लिए थे, ये सब लिए थे हम ब्रिटेन से। ब्रिटेन से ये सब लिए थे दोस्त, इनको याद रखिएगा। संसदीय प्रणाली और रूल ऑफ लॉ, संसदीय प्रणाली, रूल ऑफ लॉ, ये सब कहाँ से लिए गए थे, ये सब ब्रिटेन से लिया गया था। अब आते हैं अगला, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। और अगला, न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन। ये दोनों कहाँ से लिए, तो ये सब लिए थे यूएसए से। कहाँ से लिए थे भाई, यूएसए से लिए थे, इनको भी याद रखिएगा। और फिर से आते हैं नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी। डीपीएसपी क्या लिखना है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए थे, आयरलैंड से। आयरलैंड से लिए थे। अब मजबूत केंद्र वाला संघ, ठीक है, मजबूत केंद्र वाला संघ एवं अवशिष्ट शक्तियां, ये सब कहाँ से लिए थे, तो ये लिए थे कनाडा से। कनाडा से लिए थे। चलिए, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची ये कहाँ से लिए थे, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से लिए थे। आपात उपबंध, ये जर्मनी। कहाँ से जर्मनी से लिए थे। गुड, इसको एक बार हम मिनिमाइज कर लेते हैं। वेरी गुड। चलिए, जर्मनी से लिए थे। मौलिक कर्तव्य, अब है मौलिक कर्तव्य। आप लोग मेरे लिखने से पहले ही बता सकते हैं। मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर, बोले तो रसिया। संविधान संशोधन की कुछ प्रक्रियाएं। संविधान संशोधन कहाँ से भाई लिए थे, तो यह है साउथ अफ्रीका। ये हम लिए थे साउथ अफ्रीका से। और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है, इसको ऐसे ही याद कीजिए, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, किस कहाँ से, जापान। जापान से लिए थे। ये सब मुख्य पॉइंट है, इनको याद रखिएगा और पिक्चर के द्वारा तो हम रिवाइज करेंगे ही। तो चलिए शुरू किया जाए। तो ब्रिटेन से क्या लिए थे, पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ और सिंगल सिटीजन ब्रिटेन से लिए थे।
यूएसए से क्या लिए थे? तो फंडामेंटल राइट और जुडिशियल रिव्यू यूएसए से लिए थे। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए थे? आयरलैंड से। स्ट्रॉन्ग सेंटर और रिज्यूडरी पावर कहाँ से लिए थे? कनाडा से लिए थे। और कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से लिए थे। इमरजेंसी प्रोविजंस आपात उपबंध कहाँ से लिए थे? जर्मनी से। अमेंडमेंट प्रोसीजर आर्टिकल 368 कहाँ से लिए थे? साउथ अफ्रीका से। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फेडरल प्रोविजन यहाँ से लिए थे। जापान से, इनको याद रखिएगा, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ कहाँ से लिए थे? जापान से लिए थे। और फंडामेंटल ड्यूटीज मूल कर्तव्य ये रसिया से लिए थे। इनको याद रखिएगा दोस्तों। अब फिर से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब मुख्य जो पॉइंट है ई को हम लोग देख लेते हैं। गुड, क्या मुख्य पॉइंट है भाई? तो राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल, भाई राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, इनको याद रखिए। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन ये 356 प्रेसिडेंट रूल। वित्तीय आपात मतलब कि फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपात 360 जो भारत में कभी नहीं लगा, इनको याद रखिएगा। इसको भी हम लोग छोड़ेंगे तो नहीं, पिक्चर के द्वारा तो रिवीजन जरूर कर लेंगे। देखिए इमरजेंसी प्रोविजन, तो नेशनल इमरजेंसी 352 के द्वारा नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है। गुड। और प्रेसिडेंट रूल इन ए स्टेट, राज्य में लगता है प्रेसिडेंट रूल कहाँ? तो आर्टिकल 356 के द्वारा। और फाइनेंशियल इमरजेंसी जो भारत में अभी तक कभी नहीं लगा, ये आर्टिकल 360 के द्वारा लगाया जाता है दोस्त। तो याद रखिए 352 नेशनल, 356 स्टेट और 360 फाइनेंशियल, 360 फाइनेंशियल। मतलब ऐसे ही याद रख सकते हैं कि 360 डिग्री, जब तक रुपया नहीं है दुनिया कैसे घूमेगा? तो ये 360 डिग्री फाइनेंशियल इमरजेंसी के रूप में याद रखना है। नेक्स्ट, अब संविधान की विशेषता के बारे में हम एक लोग देख लेते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन फीचर्स, कॉन्स्टिट्यूशन फीचर्स के बारे में हम लोग देखेंगे, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो रियल जो है, जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव हेड, ये कौन होता है? ये होता है प्रेसिडेंट, को याद रखिए। रियल हेड, प्राइम मिनिस्टर। सिटीजनशिप, कैसा है सिटीजनशिप? सिंगल। गुड। चलिए कुछ खास है नहीं, बस अब हम लोगों को रिवाइज कर लेना है, ठीक है, रिवीजन पॉइंट में देख लेना है। लेकिन इमेज बेस्ड रिवीजन को नहीं छोड़ना है, इसको भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे। इमेज बेस्ड रिवीजन तो अवश्य ही करेंगे। वेरी गुड। देख लीजिए, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन रिटेन है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। गुड।
और फेडरल विथ यूनिटरी फीचर्स है। नेचर कैसा है हमारे संविधान का, ये फेडरल विथ यूनिटरी फीचर्स है। गवर्नमेंट कैसा होता है, तो ये पार्लियामेंट्री है जो ब्रिटेन से लिया गया है। एग्जीक्यूटिव हेड प्रेसिडेंट होते हैं जो भी द्रौपदी मुर्मू है, और रियल एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर जो श्री नरेंद्र मोदी है। और सिटीजनशिप जो नागरिकता, ये सिंगल सिटीजनशिप है। और जुडिशियरी इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड है, स्वतंत्र मतलब स्वतंत्र है लेकिन एक साथ है, स्टेट का भी और सेंट्रल का भी। राइट्स फंडामेंटल राइट्स है। वेलफेयर प्रिंसिपल डीपीएसपी कहा जाता है। ड्यूटीज कितना टोटल है वर्तमान में 11, पहले कितना था 10। फ्रेंचाइज यूनिवर्सल एडेंटाइन फ्रेंचाइज, मिनिमम एज 18 वर्ष है। अमेंडमेंट रिजिड एंड फ्लेक्सिबल है भाई, रिजिड समझा दिए हैं कि स्पेशल है 2/3 प्लस, दूसरा है 2/3 प्लस आधा से अधिक राज्यों का। और फ्लेक्सिबल कैसे है भाई, तो फ्लेक्सिबल में 50% एंड 50% +1 के जो है ये फ्लेक्सिबल के रूप में। स्टेट सेक्युलर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक जो 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया था। नेक्स्ट अब देख लेते हैं संविधान को अडॉप्ट कब किया गया, 26 नवंबर 1949। इनको याद रखिए कब, 26 नवंबर 1949 को। इसको लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर बी.एन. राव। एवं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स था, 22 पार्ट्स था और 8 शेड्यूल था, जो अभी वर्तमान में कितना है +4 बराबर 12 है। गुड। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में, फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4A में है। और डीपीएसपी पार्ट 4 में और 3651 में वर्णित है। अब ये 20 पॉइंट्स इनको याद रखिएगा, लगभग आपका ये लास्ट स्लाइड है, इनको याद रखिए। फर्स्ट मीटिंग कब हुआ संविधान सभा का, तो 9 सितंबर 1946 में हुआ। गुड। टेम्पोररी प्रेसिडेंट सच्चिदानंद सिन्हा हुए। परमानेंट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर डॉक्टर बी.एन. राव हुए। ड्राफ्टिंग कमेटी कब बना, तो 29 अगस्त 1947 को। उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एडॉप्ट कब किया गया संविधान को, तो 26 नवंबर 1949 को। लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। टाइम कब लगा, तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन, इनको याद रखिएगा। संविधान में कितने आर्टिकल थे, 395। ओरिजिनल पार्ट्स कितना था 22, और ओरिजिनल शेड्यूल 8 प्लस इसमें 4 जोड़ के अभी कितना हो गया 12 वर्तमान में। आर्टिकल 1 इसको राज्यों का संघ बुलाया जाता है। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में है। डीपीएसपी पार्ट 4 में है। फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4A में है। और 51A अनुच्छेद में। अमेंडमेंट कब कर सकते हैं संविधान में, 368 के द्वारा, साउथ अफ्रीका से लिया गया है। वोटिंग एज मिनिमम 18 वर्ष है। सिटीजनशिप सिंगल सिटीजनशिप है। और गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री सिस्टम है जो ब्रिटेन से लिया गया है। धन्यवाद दोस्त, वीडियो पसंद आया है तो कृपया करके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।